छठवां मुद्दा जिसको लेकर दोनों के बीच में मतभेद है वह है सैनिक संगठन। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है। भारत एक गैर सैनिक शासन में विश्वास करता है। दूसरी ओर अमेरिका सैनिक संगठनों के बल पर उसने अपना वर्चस्व बनाया है, अपनी ताकत बनाई है। 1949 में ही 1949 में उसने सैनिक संगठन बनाकर ये साबित करने की कोशिश की कि वह अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए, वह सोवियत संघ का सतत विरोध करने के लिए सैनिक ताकत पर भी विश्वास करता है और इसलिए उसने नाटो की स्थापना की। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा अनेक सैनिक संधियां की गईं, सैनिक समझौते किए गए, सैनिक संगठन बनाए गए और वो अमेरिका का मानना था कि सैनिक ताकत के बल पर ही विश्व को नियंत्रित, अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। सैन्य बाहुल्य ही सब कुछ है। जबकि भारत सरकार नाटो के विरोध में थी। ऐसे सीटो, सेंटो, ये सब अमेरिकी सैनिक संगठन थे। सीटो यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो यानी एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार ये सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना के उसने अपने गुट के विभिन्न देशों को सैनिक संगठन में शामिल कर लिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि उसके वर्चस्व का आधार सैनिक सत्ता है। भारत ने इसका तीव्र विरोध किया और सतत रूप से करता आया है, क्योंकि ये वैचारिक भिन्नता का मामला है। ये मामला है भारत जहाँ शांतिप्रिय देश है, भारत जहाँ गैर सैनिक परंपरा में विश्वास करता है, वहाँ अमेरिका के वर्चस्व का आधार सैनिक ताकत है, सैनिक बाहुल्य है। इस प्रकार ये सैनिक संगठनों के अस्तित्व को लेकर भी दोनों देशों के बीच में सतत रूप से विरोध रहा है, सतत रूप से वैमनस्य रहा है, सतत रूप से मतभेद रहा है। नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठन और उससे उत्पन्न विरोधी संबंध भारत और अमेरिका के बीच, उससे उत्पन्न तनाव, वैचारिक मतभेद, ये तो अगला जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत बहुत शांतिप्रिय देश था। किसी भी स्थिति में वह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठनों के खिलाफ था। लेकिन जो अगला मुद्दा है वह है पाकिस्तान का समर्थन एवं समय समय पर दी जाने वाली सैनिक सहायता। अमेरिका ने, जैसा मैंने शुरू में बताया, 1947 से ही किसी अविश्वास के मुद्दे को लेकर जिसका जिक्र किया हूँ, भारत के खिलाफ हो चला था। और भारत के खिलाफ का अर्थ ये उसके पड़ोसी से मित्रता, यही तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति है। उसी राजनीति के तहत उसने अमेरिका ने पाकिस्तान का दामन पकड़ा और पाकिस्तान जो भारत को अपना एक तरीके से दुश्मन मानता था, उसने भी अमेरिका की तरफ दोस्ती बढ़ाने में कोई विलंब नहीं किया। भारत तथा अमेरिका के बीच मतभेद का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हम कह सकते हैं। और उसके साथ ही पाकिस्तान को उसने अन्य क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक, सामरिक क्षेत्रों में भी सहायता दी है। 1965 और 1971 की जो लड़ाई हुई भारत की पाकिस्तान के साथ, भारत पाक युद्ध 1965 और 1971, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्त हथियारों का खुलकर उपयोग किया और अमेरिका ने बड़ी बेशर्मी से, एक तरह कहना चाहिए, कि अपने हथियारों को पाकिस्तान को बेचा, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इन हथियारों का भारत के खिलाफ उपयोग कर रहा है और वह दुरुपयोग है क्योंकि गलत उद्देश्य से किया जा रहा है। पर जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियां थीं और जैसा भारत के साथ अमेरिका के संबंध हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया और उसे सैनिक सहायता खुल कर दी। इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को इस तरह की निरंतर सहायता देते रहा और भारत इसका विरोध करता रहा है सतत रूप से। अमेरिका की इन नीतियों से प्रो पाकिस्तानी
पाकिस्तान मुखी नीति से भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत तनाव आया। एक समय तो ऐसा था कि 1971 में अमेरिका ने 1971 की भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने धमकी देने के उद्देश्य से भारत को पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उसने अपने परमाणु जहाज भेज दिया था हिंद महासागर में। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो निष्कर्ष ये है कि अगला कारण भारत और अमेरिका के बीच कड़वे संबंध का अगला कारण है कड़वे होने का पाकिस्तान द्वारा अमेरिका की सहायता लेते रहना, या दूसरे शब्दों में अमेरिका द्वारा सतत रूप से भारत के प्रखर विरोधी पाकिस्तान का समर्थन और उसकी मदद। सातवां कारण जो हम कह सकते हैं वह है भारत का रूस के प्रति झुकाव। अब दो महाशक्तियां, दो ध्रुवी विश्व, उसमें भारत का निर्णय तो था न्यूट्रल रहने का, निरपेक्ष रहने का, गुट निरपेक्ष रहने का, लेकिन उसके बावजूद कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती थीं कि रूस के साथ उसे एक तरीके से तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उसे मालूम था अमेरिका भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमेशा विरोध करेगा, वह पाकिस्तान का पक्ष लेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वह पाकिस्तान का पक्ष लेगा। और इसलिए कई ऐसे मौके आए जब भारत अपने संबंधों, रूस के साथ के अपने अच्छे संबंधों का एक तरीके से उसका प्रचार तो नहीं कहना चाहिए, पर एक तरीके से झुकाव उसने स्पष्ट कर दिया। भारत अमेरिका के बीच तनाव का ये कारण भी बना। यद्यपि अमेरिका का व्यवहार भारत के इस झुकाव का कारण था, पर अमेरिका भारत के रूस की ओर के झुकाव को एक तनाव का मुद्दा मानता था। भारत से रूस की निकटता, भौगोलिक निकटता, भारत पाकिस्तान का रूस का पड़ोसी होना, अफगानिस्तान का पड़ोसी होना, भारत के पड़ोस में चीन जैसी एक अन्य उभरती महाशक्ति का होना, अमेरिका का भारत के प्रति अविश्वास, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देते रहना, ये 6-7 कारण ऐसे थे। अच्छा, दूसरा 8वां कारण रूस के प्रति झुकाव का, रूस द्वारा सदैव भारत को हथियार, औजार और समय समय पर कौशल देने के लिए तैयार रहना। निश्चित रूप से इन कारणों से भारत का कुछ हद तक थोड़ा लगाव था। और एक और भौगोलिक दृष्टि से जहां रूस पास था, निकटतम, काफ़ी निकट था भारत के, अमेरिका बहुत बहुत दूर था। अमेरिका की दूरी भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत दूर थी। ये भी कारण थे जिसने भारत और रूस की मैत्री को थोड़ी प्रगाढ़ता दी। भारत को झुकाव रूस की ओर होना अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंतन का कारण था। कुछ घटनाएं हुई थी जिस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ लें कंबोडिया, नक्शे में देखिए कंबोडिया कहाँ है, जिसे कंपूचिया कहते हैं। कंपूचिया के प्रश्न पर, अफगानिस्तान के प्रश्न पर और ऐसे ही पोलैंड के मुद्दे पर भारत ने परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया है। इन तीनों जगहों में शीत युद्ध का प्रभाव, जो तत्कालीन प्रभाव पूरे विश्व में था, शीत युद्ध जो एक तरीके से यूएसए और यूएसएसआर के बीच का मामला था, भारत देखा गया उसने तीनों जगहों के मामलों में रूस का साथ दिया। इससे भी अमेरिका बहुत खफा हो गया। अमेरिका का आरोप है कि भारत उसकी अपेक्षा रूस के अधिक निकट है, अतः भारत के प्रति अमेरिका का वही दृष्टिकोण है जो रूसी गुट में सम्मिलित किसी देश के प्रति है। यानी अमेरिका भारत को उसी नज़रिए से देखता था, उसी शंका से देखता था, उसी अविश्वास से देखता था जिस तरीके से वो रूस या रूस के गुट के अन्य देशों को देखता था। भारत को वो एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड रूस के गुट का समझता था। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थीं
जिसके कारण भारत का रूस के प्रति झुकाव था, और उसका एक कारण अमेरिका था। यद्यपि अमेरिका के विचार कुछ और थे और वो सोचता था रूस के प्रति झुकाव ही हम दोनों के बीच के तनाव का एक कारण है। अगला कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिका ने बहुत दखल दिया। किसी देश के अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत दखल नहीं दे सकती, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है। किसी भी देश के अंदरूनी मामले में, घरेलू मामले में कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी देश दखल नहीं दे सकता। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर, भारत में एक समय खालिस्तान आंदोलन चला था। पंजाब के एक क्षेत्र में एक गुट के द्वारा, जो बाद में आतंकवादी गुट साबित हुआ, उसने एक तरीके से भारत की सरकार के प्रति, भारत की सेना के प्रति एक तरीके से जंग छेड़ दिया था, जिसे हम कहते हैं खालिस्तान आंदोलन। क्या कहते हैं? खालिस्तान आंदोलन। तो अगला कारण है अमेरिका द्वारा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन। ये भारत को बहुत नागवार गुजरा। भारत ने बड़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, आलोचना की, और दुनिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं उस प्लेटफॉर्म में अमेरिका को खरी सुनाई कि उसने कैसे हिम्मत की कि भारत के अंदरूनी मामले में वो दखल दे। खालिस्तान का मामला भारत का अंदरूनी मामला था, पर उन लोगों को बाहरी समर्थन, बाह्य रूप से आर्थिक और एवं सैनिक समर्थन देने का जो अमेरिका ने जो स्टैंड लिया था, भारत ने उसका कड़ा विरोध किया, और तनाव का ये एक कारण बना कि वो उसे शस्त्र भी दे रहा था अमेरिका खालिस्तानियों को, और धन भी दे रहा था। तो ये 8वां कारण हुआ। 9वां कारण भारत और अमेरिका के बीच के तनाव के संबंध का है। 1961 की ओर हम जाएं। 1961 में गोवा को पुर्तगाल की सरकार से मुक्त किया भारत ने। भारत के द्वारा एक कोशिश थी कि गोवा जो है, जो उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि यद्यपि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन कुछ क्षेत्र विवादित रहे। उनमें से एक क्षेत्र था गोवा, और गोवा पर इंग्लैंड का कब्जा नहीं था, जो वो स्वतंत्रता के बाद चला गया वहाँ से। गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। वह भी एक साम्राज्यवादी देश था। याद रखेंगे गोवा, इसीलिए गोवा की जो संस्कृति है थोड़ी अलग है। आज आप गोवा जाते हैं तो एक अलग माहौल दिखता है। उसके पीछे कारण है गोवा का पुर्तगाल के द्वारा शासन, गोवा पर 200 वर्षों तक। तो गोवा में 1961 में पुर्तगाल की अधीनता से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार शांति और मैत्रीपूर्ण वार्ता के पक्ष में थी, लेकिन अमेरिका ने पुर्तगाल के पक्ष में भारत विरोधी रवैया अपनाया। यानी शांतिपूर्ण तरीके से वो हल नहीं चाहता था, और भारत जहाँ शांतिपूर्ण बातचीत के पक्ष में था, उसकी स्वतंत्रता को लेकर पुर्तगाल नहीं था, और पुर्तगाल को शांतिपूर्ण हल न निकालने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा था। अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि पुर्तगाल गोवा को छोड़कर चला जाए, जबकि अमेरिका ने पुर्तगाल के भारत विरोधी रवैये का बड़ा समर्थन किया। बाद में निश्चित रूप से एक सैनिक कार्रवाई के तहत भारत पुर्तगाल को स्वतंत्र करने में सफल हुआ, लेकिन एक कड़वाहट पैदा हो गई। अमेरिका का खुला रूप सामने आया कि कैसे वो कश्मीर मामले में पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, कैसे वह गोवा के मामले में उसने पुर्तगाल को समर्थन किया है, आदि आदि। वैमनस्यता का, विरोध का, तनाव का भारत अमेरिका के बीच के संबंधों में उसका एक कारण 10वां, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता क्या है, इसके बारे में मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन एक पंक्ति में यही फिर बताना चाहूँगा कि द्विध्रुवीय विश्व, जिसमें एक का मुखिया अमेरिका था और एक का मुखिया रूस था, द्विध्रुवीय विश्व की राजनीति से हटकर दोनों में से किसी भी गुट का सदस्य न बनने का निर्णय लेना और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना,
यही गुट निरपेक्षता कहलाती है। निरपेक्ष होना मतलब दूर रहना, अलग रहना, किसी का पक्ष ना लेना, और गुट आप समझते हैं। भारत की एक गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का आधार थी, क्योंकि भारत ने कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किलों में स्वतंत्रता पाई थी। वो इसे खोना नहीं चाहता था। इस गुटबाजी में पड़ के उसको भय था कि किसी दिन वह गुट हम पर हावी ना होने लगे और हम गुलामी का जीवन फिर ना जीने लगे। अमेरिका को ये भारत की गुट निरपेक्षता की नीति बर्दाश्त नहीं हुई। 1947 में अमेरिका ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि भारत भी एक लोकतंत्र होने की आशा रखता है, लोकतंत्र होने का विचार रखता है, तो हम लोकतांत्रिक देश उसे स्वतंत्र करें। और इस प्रकार अमेरिका ने दबाव बनाया और उसकी एवज में ये उम्मीद की कि भारत उसका साथी बनेगा, भारत उसका अनुयायी बनेगा, भारत उसके खेमे में जाएगा। पर भारत ने ऐसा नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का मात्र अनुपालन ही नहीं किया, गुट निरपेक्ष नीति का मात्र प्रारंभ ही नहीं किया, बल्कि उसे अपनी विदेश मूल नीति का आधार बनाया। और साथ ही अन्य ऐसे सैकड़ों देशों को उसने प्रेरणा दी कि वे गुट निरपेक्ष रहें। भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व भी करने में सफल रहा। भारत के द्वारा 100 से ज़्यादा गुट निरपेक्ष देशों के नेतृत्व का दृश्य भी अमेरिका को रास नहीं आता था। वह इस बात से हमेशा भयभीत रहता था, शंकित रहता था कि कहीं ये भारत स्वयं एक तीसरी शक्ति के रूप में तो नहीं उभर रहा है, कहीं वह एक महाशक्ति बनने की तैयारी में तो नहीं है। और इसीलिए भारत का अमेरिका ने विदेश नीति के मामले में सतत विरोध किया, खासकर गुट निरपेक्षता की बात को लेकर। उसने हमेशा उसकी आलोचना की इस नीति को लेकर। तो भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति जो थी, उसका आधार जो थी, उसके कारण भी भारत अमेरिका के बीच संबंधों में खटास थी। 11वां मुद्दा, इसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, और वह है चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाना। मैंने आपको बताया था कि चीन 1949 में माओ जे डोंग नाम के कम्युनिस्ट नेता के हाथ में जाता है और वहीं से चीन का एक तरीके से आधुनिकीकरण शुरू होता है। और भारत उन पहले देशों में था जिसने चीन को एक देश होने की मान्यता दी। ऐसे ही नहीं, भारत ने चीन को 1949 के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, लगातार प्रस्ताव लाए। प्रतिवर्ष वह प्रस्ताव यूएनओ में देता था। प्रतिवर्ष की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि चीन को बहुत से देशों ने एक देश के रूप में मान्यता अभी भी नहीं दी थी। उनका सोचना कुछ और था, लेकिन भारत का सोचना था कि चीन अब एक अस्तित्व में है, एक देश है, इसे स्वीकार कर लिया जाए। और चूंकि अब एक देश है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे एक स्थान दिया जाए। और ख़ासकर इसलिए क्योंकि चीन बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश, इतने विशाल देश का यूएनओ में ना होना, अर्थात यूएनओ स्वयं में परिपूर्ण नहीं लगेगा। तो इसलिए भारत हर वर्ष प्रस्ताव लाता था उसकी सदस्यता को लेकर। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई और चीन एक ताकत के रूप में उभर रहा था एशिया में। सोवियत संघ तो था ही, अब चीन भी एक नई ताकत। तो अमेरिका को डर था कि विश्व में जो ताकत का जो संतुलन है वो गड़बड़ा ना जाए। विश्व में जो शक्ति का जो केंद्र है, विश्व की राजनीति का जो केंद्र है यूरोप, वो वहाँ से खसक कर एशिया में जा रहा है, ऐसा अमेरिका को सतत रूप से डर रहता था। भारत का ये प्रयास और भारत का ये सफल प्रयास कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना है, उसे लेकर अमेरिका
हमेशा परेशान रहा और हमेशा उसने भारत के इस मुद्दे को लेकर आलोचना की। और भारत जब इसमें सफल हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत कठिन था इस बात को स्वीकार करना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन अब एक सदस्य बन गया है जिसका अमेरिका सतत रूप से विरोध कर रहा था। तो ख्याल रखें कि चीन सदस्य बना 1971 में, राइट। अब एक ऐसा मुद्दा अमेरिका के द्वारा कोरिया पर 1950 में अमेरिका ने कोरिया को आक्रामक करने और संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भेजने का प्रस्ताव रखा। कोरिया में क्या हुआ था? गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? कोरिया के अंदर के लोग ही दो गुट में बट गया और एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों गुटों की अपनी अपनी सेनाएं हो गईं और इस प्रकार एक तरीके से अंदर ही अंदर सैनिक युद्ध चलने लगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र की सेना वहाँ जाके शांति लाए। उसने ये प्रस्ताव रखा कि हमको एक आक्रामक नीति अपनानी पड़ेगी कोरिया के बाबत। भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन तो किया, परंतु जब अमेरिका ने भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ के मातहत सैनिक भेजने के लिए सेना मांगी तो भारत ने नाकार दिया, मना कर दिया। दूसरे शब्दों में आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूँ, उसकी अपनी सेना नहीं होती। जब भी जरूरत पड़ती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की एक सामूहिक सेना बनाता है। 5 देशों की मिलकर 10 देशों की, 15 देशों की, हर देश से कुछ 100, 200, 1000, 500 ऐसे सैनिक इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देकर फिर उनको भेजता है। तो भारत ने जहां अमेरिका के इस स्टैंड को की सहमति दी कि हाँ कोरिया में आक्रामक कार्रवाई की ज़रूरत है, संयुक्त राष्ट्र संघ की फ़ौज की ज़रूरत है, ये 1950 की बात है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनाया कि भारत से भी उसकी फ़ौज का हिस्सा मांगा जाए, भारत को भी आदेश दिया जाए कि वह भी अपनी कुछ फ़ौज का एक टुकड़ा भेजे कोरिया में युद्ध के लिए। भारत ने मना कर दिया। आखिर 1950 में तो भारत स्वतंत्र ही तो हुआ था, रिपब्लिक बना था उस वर्ष। मात्र उसकी सेना को बने 3 वर्ष हुए थे और हम विदेशी धरती पर जाके लड़ाई लड़े, और फिर वो भी तब जब हमारी नीति शांतिप्रिय देश होने की है। तो भारत ने इन कारणों से इनकार कर दिया और इस इनकार का खामियाजा भारत को इस रूप में भुगतना पड़ा कि अमेरिका का जो अविश्वास था 1947 में पैदा हुआ, वह अविश्वास बढ़ता गया, उसका अविश्वास और पुख्ता हो गया, क्योंकि ये घटना, कोरिया की घटना 1950 की है। अगला बिंदु जिसके कारण तनाव बढ़ता है वो है तिब्बत के मामले में। तिब्बत के संबंध में भारत ने चीन से एक संधि की। तिब्बत एक विवादित क्षेत्र रहा है और उस विवाद को सुलझाने के लिए, और तिब्बत की जो सीमा है आप देखेंगे नक्शे में, भारत और चीन दोनों से लगी हुई है और सामरिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से तिब्बत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिमालय की तराइयों से हिमालय के आसपास का क्षेत्र है, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो हमेशा विवाद में रहा है और आज भी विवादित क्षेत्र है। कुछ उसके क्षेत्र चीन ने दबा के रखे हैं। भारत इसके लिए सतत प्रयास कर रहा है कि चीन से तिब्बत का वह क्षेत्र मुक्त करा लिया जाए। और तिब्बती लोगों के जो मुख्य गुरु हैं, राजनीतिक और धार्मिक गुरु दलाई लामा, भारत ने उनको शरण देके रखी है। तो उस मामले को सुलझाने के लिए, जैसे गोवा के मामले में भारत शांतिपूर्ण निपटारा चाहता था, ऐसे वहाँ पुर्तगाल और यूएसए ने मना कर दिया, शांतिपूर्ण निपटारे थे। यहाँ भारत और चीन तिब्बत के मामले में शांतिपूर्ण निपटारे के कदम में आगे बढ़े और उन्होंने एक संधि की। ये संधि अमेरिका के गले नहीं उतरी। अमेरिका का कहना था कि चीन साम्यवाद का विचारक है, साम्यवादी विचारधारा का है। भारत के द्वारा चीन के साथ समझौता कर लेना मतलब साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना
और इसके खिलाफ था अमेरिका सख्त। आपको याद होगा, अमेरिका द्वारा सोवियत संघ और उसके गुट का सतत विरोध का एक कारण था इस गुट का साम्यवादी विचार। अमेरिका का तो पूंजीवादी विचारधारा थी, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया कि भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझा लिया, और वो भी एक साम्यवादी देश के द्वारा। तो इस प्रकार, और इसमें तो अमेरिका का कहना था कि भारत ने साम्यवाद के प्रति समर्पण कर दिया है, अपने को आत्मसमर्पित कर दिया, तो क्या भारत भी साम्यवाद की ओर बढ़ रहा है? ऐसी शंका अमेरिका को थी, और इस शंका ने अमेरिका भारत के संबंधों में और कड़ुआहट पैदा कर दी। युद्धोत्तर काल की यदि बात करें तो 1945 के विश्व युद्ध के बाद हमने जाना है कि अमेरिका की विदेश नीति का मूल आधार साम्यवाद का विरोध था। उसका मूल आधार साम्यवाद का विरोध ही नहीं, बल्कि साम्यवाद का प्रचार रोकना। भारत तो दोनों ही महाशक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता था, दोनों से ही उतनी ही घनिष्ठता रखना चाहता था जितना संभव है। भारत ने वैसे कई बार साम्यवाद की बड़ी आलोचना की है। जहाँ तक भारत की अपनी विचारधारा है, उसने आलोचना की है, परंतु अमेरिका जैसा कठोर विरोधी दृष्टिकोण साम्यवाद के प्रति उसने नहीं अपनाया। मैं पुनः दोहरा दूं, अमेरिका की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस बात पर आधारित थी? साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद का विरोध करना और उसके विस्तार को रोकना। जहाँ तक भारत की बात है, भारत दोनों गुटों के प्रति, यानी पूंजीवाद व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था, दोनों के प्रति उसका समान दृष्टिकोण था। दोनों के प्रति उतनी ही निकटता थी और उतनी ही दूरियां थीं। लेकिन एक अंतर था, अमेरिका जहां साम्यवाद का कट्टर विरोधी था, भारत उस हद तक कट्टर नहीं था। भारत को साम्यवादी विचारधारा के कुछ विचार अच्छे लगे थे, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, यानी योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन आदि आदि। तो साम्यवाद के प्रति भारत का तुलनात्मक दृष्टि से नरम रवैया होना भी अमेरिका के लिए, अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका की भांति उसने साम्यवाद के प्रति कठोर दृष्टिकोण कभी नहीं अपनाया। उसने साम्यवादी विचारधारा में से जो अच्छी बातें थी उसे ग्रहण किया, उसे लिया, उसे अपनाया। भारत के इस उदार दृष्टिकोण का ही खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अमेरिका भारत को अपना विरोधी शत्रु, अपना शत्रु रूस का पिछलग्गू मानने लगा, क्योंकि रूस साम्यवादी विचारधारा का है, उसका प्रणेता है। और रूस का अर्थ सोवियत संघ समझिए। हाँ, सोवियत संघ का पिछलग्गू, इस रूप में अमेरिका भारत को देखता रहा। भारत का अमेरिका रूस के प्रति जो सोवियत संघ के प्रति तो झुकाव था, उसके तो कई कारण थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि साम्यवाद की कुछ विचारधाराएं उसे पसंद थीं, लेकिन अमेरिका जैसा भारत साम्यवाद के प्रति इतना कठोर नहीं था, विरोधी नहीं था, उतना कठोर विरोधी नहीं था। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत सोवियत संघ का पिछलग्गू है, यदि उसके गुट में नहीं है तो भी कम से कम वह उसका पोषक है साम्यवादी विचारधारा का। तो ये बिंदु हुआ साम्यवाद और साम्यवादी गुट को लेकर दोनों के बीच में विरोध।